हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आज आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपका जो ये सिलेक्शन बैच चल रहा है, इसकी आपकी हम 4 क्लास पढ़ चुके हैं। प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे आपके, हम 4 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और सेट नंबर होगा 5, 2 दिसंबर 2021 का शिफ्ट नंबर 2 का सेट। ओके, चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है। चलिए, और क्लास की आपको पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसमें आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, और जो बाद बाकी 4 क्लास हो चुकी हैं आपकी, उसकी पीडीएफ आपको मिल चुकी होगी। अब जिस किसी को भी नहीं मिली है तो वहाँ पर जाइए, आप उसको प्रोवाइड कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसके साथ शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखते हुए पढ़ना है और कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी बच्चे को। ठीक है, धीमे धीमे हमारा अच्छे से मैथ कंप्लीट होता हुआ चला जाएगा। चलिए देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपका, तो आपका पहला क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से हमें पढ़ना। यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी लेन देन में हुई हानि किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। किसका 1/5? विक्रय मूल्य का। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि विक्रय मूल्य आपका 5 होगा, 1 रुपये का लॉस हो गया, तो वस्तु को कितने में खरीदा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉस का मतलब क्या होता है। लॉस का मतलब होता है किसी वस्तु को ज़्यादा रुपए में खरीदा, कम रुपए में बेच दिया, तो क्या कहलाता है, यानी लॉस हो जाता है। ठीक है, अब देखो 5 में बेचा, 1 का लॉस हो गया, तो ज़्यादा में खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा, 6 में। तो अब हम कह सकते हैं 1 का लॉस हो रहा है कितने पे, 6 पे, क्योंकि लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। तो परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। अब 1/6 का गुणा 100 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3% की क्या हो गई, हानि। आगे समझ में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ओके, इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तो 16 पॉइंट, 3 का भाग देंगे 20 में। ठीक है, पॉइंट लग गया तो 20 हो गया ना यहाँ पर, 3 छक्के 18। ठीक है, फिर से 6 आ जाएगा, 6 यही आता हुआ चला जाएगा, तो लगभग में आपका कितना रहेगा, ठीक है, 16.67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े अच्छे से समझते हुए चलना है। ओके बेटा, देखो 40% और 20% की दो क्रमिक छूटों की एकल समतुल्य छूट बतानी है आपको। देखो समतुल्य छूट के लिए हमें क्या करना है, x + y माइनस एक्स बाई बट्टे में 100%, ये आपकी क्या निकल के आ गई, समतुल्य छूट निकल के आ गई। ओके, चलिए अब देखो यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू 40 है जब 2 छूट दी होंगी। ठीक है, अभी दूसरा तरीका भी समझाऊंगा आपको, ध्यान से समझना है। 20 माइनस 40 गुणा में बेटा कितना हो गया, 20 बट्टे में कितना आ गया, 100। जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। अब यहाँ से करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 60, 4 दूनी कितना हो गया, 8। अब देखो हम यहाँ से 60 में से 8 घटाएंगे, कितना आ गया, 52%। जो आपकी समतुल्य छूट निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 52%। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड वर्जन, यानी दूसरा तरीका, ध्यान से समझते हुए चलना है। देखो 40% की बेटा वैल्यू क्या होगी बताओ, 2/5। अब हम फ्रैक्शन से करेंगे तो हमेशा जो छूट है ना वो एमआरपी पे मिलती है। तो हमारा एमआरपी 5 रुपये था, 2 की छूट मिल गई, कितने में बेच दिया वस्तु को, 3 रुपये में। आ गया समझ में, ये एमआरपी और ये एस पे। अब दूसरी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 5 एमआरपी था, 1 की छूट मिल गई, तो कितने में बेच दिया, 4 में। पहली को अब देखो यहाँ से करेंगे, 5 पंजे बेटा कितना हो गया, 25, 4 तिया कितना हो गया, 12। तो अब हम कह सकते हैं कि एमआरपी 25 था, 12 में बेच दिया, तो छूट कितने की मिल गई, घटा दीजिए 13 की। देखो 13 की छूट मिल गई, 13 की छूट एमआरपी, एमआरपी कितना है 25। तो परसेंट निकालेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 25 चौके 100 और 13 चौके कितना हो गया बेटा, 52%। तो आपका डिस्काउंट परसेंट निकल के आ गया, यानी समतुल्य छूट वो आपकी कितनी आ गई, 52%।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अच्छे से समझते हुए चलना है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन का इसका आंसर बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मैं हर बार आपको बोलता हूं कि इसके 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी किसी सेट में आपको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ओके, बड़ी ध्यान से समझना है। इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट में। चलिए देखिए, अब देखो हम इसको करते हैं। तो आपको पता है सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? रेखा कोष्ठक। अगर रेखा नहीं है तो फिर छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, ठीक है। अगर ये भी चीज़ नहीं दिए हुए ब्रैकेट, फिर क्या करते हैं हम? का को सॉल्व करेंगे, फिर किसको करेंगे? भाग को, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को, यानी बोर्ड मास वाला रूल, ठीक है। ध्यान से लगाते हुए चलना है, ठीक है। देखो बड़ा कोष्ठक, अच्छे से समझना। अब देखो यहाँ से ये ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे तो इस 16 में हम 8 का भाग देंगे। ध्यान से समझना है, 8 में भाग देंगे, 16 का 2 आ गया। अब देखो 102 में से हम 2 घटाएंगे, कितना बच गया बेटा? 100। मैं इस पूरे की जगह पर कितना लिख सकता हूँ? 100। कन्फर्म हो गया, ठीक है। ब्रैकेट हट गया, तो अब यहाँ से -2, अच्छे से समझते हो चलना है, डिवाइड। अब यहाँ से बड़ा कोष्ठक इधर। अब देखो 3 + 6 इंटू में, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? 5 और 4 कितना हो गया? 9। अब 9 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 3। अब देखो 3 का मल्टीपल करेंगे किस में? 6 में, तो कितना हो गया? 3 + 6 तिया कितना हो गया? 18। कन्फर्म हो गया। अब देखो माइनस कितना बच गया बेटा? 7, ये आ गया। अब आगे करते हैं, अब यहाँ से घटाएंगे, कितना आ गया? 98, डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, 18 और कितना हो गया? 3, 21, 21 में से 7 घटा देंगे, 14। अब 98 में 14 का भाग देंगे तो 14 × 7 = 98, तो आपका आंसर आ गया 7। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे बात समझ में, कैलकुलेशन वही के वही काट के चलना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है, ठीक है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 25% और 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो ध्यान से समझना है। 100 रेणु की जो इनकम है ना, यानी रेणु का क्या है? खर्च। ध्यान से समझना, खर्च यानी एक्सपेंडिचर, और उसकी बचत सेविंग, ठीक है। इस सेविंग से 120% अधिक है। अगर मैं बात करूं 120% की वैल्यू, तो 120/100, ठीक है। अब ये 20 से कट गया 6 बार, 20 से कट गया 5 बार, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि उसका खर्च इस बचत से 120% अधिक है। किससे अधिक है? बचत से। तो बचत उसकी अगर 5 होगी तो खर्चा ये 6 अधिक है 5 से, तो ये कितना होगा? 6 अधिक होगा तो बेटा कितना हो जाएगा? 11। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 11। कन्फर्म हो गया। अधिक है तो प्लस करेंगे यहाँ पर, अगर माइनस है, सॉरी कम है तो माइनस, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब उसकी जो इनकम होगी, अच्छे से समझना, इनकम कितनी होगी बताओ? इनकम, तो इनकम उसकी होगी, देखो 11 रुपये खर्च कर दिए, 5 रुपये बचा लिए, तो टोटल इनकम होगी उसकी कितने रुपये? 16 रुपये। यहाँ तक क्वेश्चन आ गया समझ में। चलिए आगे कह रहा है उसकी आय 25% बढ़ा दी जाए। देखो आय कितनी बढ़ाई जा रही है? 25%। अच्छे से समझ के चलना है। अब कह रहा है कि उसके खर्च में 30% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी बचत में हमें बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान से समझना है। अब देखो आपको 16 का 25% निकालेंगे या 11 का 30% निकालेंगे, हमारा आंसर ये वाला पॉइंट में चला जाएगा। तो आप इस तरीके को क्वेश्चन में 2-2 जीरो बढ़ा लो। अब 2-2 जीरो बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या होगा? कह सकते हैं कि 1600 रुपये में वस्तु को, यानी 1600 रुपये इनकम है रेनू की, उसने 1100 रुपये खर्च कर दिए, बचे कितने? 500, ठीक है। अब 25% निकालेंगे हम इसका, तो कितना आ जाएगा? 400 रुपये। उसकी इनकम 400 रुपये बढ़ गई, ठीक है। अब देखो खर्चा 30% निकालेंगे, कितना हो गया? ठीक है, ध्यान से देखो, 11 × 33, 330 रुपये उसने क्या कर दिए? खर्च कर दिए। 400 रुपये कमाए, 330 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने रुपये बचा लिए उसने? 70 रुपये।
कन्फर्म हो गया, घटा दो इसमें से। अब 70 रुपये उसकी बचत हो गई कितने पर, 500 पे। तो परसेंट निकालेंगे बेटा 100 पे कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 का भाग देंगे 70 में, तो 14 पंजे 70, तो आपका कितना निकल के आ गया 14%। ठीक है, तो बचत में कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, 14% की। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े ही ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है, कैलकुलेशन में आपकी आसानी हो सकती है अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से आ रही है तो। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 35, 64 और 81 हैं। यदि वे संख्याएं 324 और x हैं तो x के अंकों का योगफल बताना है। देखो ध्यान से समझना है, आपको पता है कि एलसीएम इंटू HCF पीछे भी कर चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा में कितना होगा बेटा, दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है 35, 64, HCF कितना है 81, और पहली संख्या दे रहा है 324 और दूसरी संख्या x की वैल्यू निकालनी है। अब काट दो, आप 9 से काटेंगे 9 निम्न 81, 9 से काटेंगे 9 तिया 27, कितना बच गया 5, 9 छक्के 54, इससे कट गया भाई साहब 4 बार, और 4 से इसको काटेंगे 4 अट्ठे 32 होता है, कितना बच गया 3, 4 निम्न 36, 4 एकन 4, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ गई 891। अगर आपसे पूछे x का मान बताइए तो आपका आंसर होगा 891, लेकिन अंकों का योगफल पूछ रहा है। योगफल करो सबका, 9 और 1 10 और 8 कितना हो गया 18, अंकों का योगफल हो गया 18। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ध्यान से समझना है, अच्छे से समझते हुए चलना है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति शांत जल में, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में जो नाव की चाल होती है वो आपकी क्या होगी, बी ले लीजिए। ठीक है, शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी है, बी। उसे धारा की दिशा में, ठीक है, 33 किलोमीटर जाने पर और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। धारा की चाल बताइए। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको चाल बतानी, अच्छे से समझना है। अगर कोई व्यक्ति, मैं इधर समझा के चल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए धारा इधर है आपकी, ये आपकी धारा है और नाव भी इसी दिशा में जा रही है, जिस साइड में आपका पानी जा रहा है उसी साइड में नाव जा रही है, तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी बताओ, स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं धारा की चाल s होगी, नाव की चाल b होगी। जब एक ही दिशा में दोनों जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड जो आपकी स्पीड होगी धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, b प्लस एस या s प्लस बी। कन्फर्म हो गया। अगर नाव विपरीत दिशा में जाए, इधर पानी है और इधर आपकी नाव जा रही है, ठीक है, इधर आपकी नाव जा रही है, तो ये b हो गया और ये s हो गया, तो रिलेटिव जो आपकी स्पीड होगी वो b माइनस कितनी होगी बेटा, s होगी, क्योंकि नाव की चाल ज़्यादा होगी, धारा की चाल कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, ध्यान से समझना, ये चीज़ आ गई समझ में। अब चलिए, अब आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। अब देखो धारा के साथ कितने किलोमीटर, 33 किलोमीटर जाने में किस स्पीड से जा रही भाई, 9 की स्पीड से। ठीक है, यानी शांत जल में b की वैल्यू 9 है आपकी, तो 9 प्लस कितना हो गया बेटा s। कन्फर्म हो गया। उससे धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कितनी है, b प्लस एस। आगे देखो, ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी, अच्छे से समझना है। तो धारा की दिशा में b माइनस एस, तो b की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, बराबर समय लगता है, यहाँ पर इतना समय लग गया, ये दोनों समय आपस में कैसे हो गए, बराबर। अब आपको क्या निकालना है, s की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से निकाल दो, बस हो गया आंसर। अब देखो 3 से कट गया 7 बार, 3 से कट गया कितनी बार, 11 बार। अब देखो हम गुणा करेंगे तो इधर कर देंगे 9 सत्ते 63 प्लस के 7s हो गया, बराबर में 11 निम्न 99 माइनस के 11s हो गया। अब इस s को 11 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो गया 18s, बराबर में इधर 99 माइनस इधर 63 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 18s बराबर आ गया आपका 36। तो 18 से ये कट गया बेटा 2 बार, तो s बराबर निकल के आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कन्फर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7, ध्यान से समझते हुए चलना है।
देखो 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है भाई, 65 है। यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लो। चलिए देखिए बेटा, ध्यान से पहले नंबर हमें क्वेश्चन को समझना है, अच्छे से देखना। देखो क्रमागत हैं, अच्छे से समझते हुए चलना है। हल्का सा समझा रहा हूँ। जैसे संख्या आपकी 1 2 3 लगातार संख्याएं, तो एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या एवरेज होती है। अगर संख्याओं में अंतर कितना होगा, 1 का, तो एवरेज में अंतर होगा आपका 1 का आधा कर देंगे। ध्यान से समझना है। एक संख्या जैसे अगर मैंने शामिल की 1 2 3 4, एक संख्या शामिल की, अब एवरेज आपका कितना होगा। देखो इधर 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं, तो 2 और 3 के बीच में कितना आएगा, 2.5, यही होगा। अगर मैं अगली संख्या को शामिल करूं इसमें तो कितना एवरेज होगा। देखो 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, बीच में कितना बच गया, 3, तो अब एवरेज कितना होगा, 3। अगर संख्याओं में 1 का अंतर होगा तो एवरेज में कितने का अंतर होगा, आधे का अंतर होगा। आ रही बात समझ में। अगर संख्याओं में 2 का अंतर होगा तो एवरेज में कितने का अंतर होगा, 1 का अंतर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर जैसे अभी क्रमागत संख्या या सम संख्याएं, तो सम संख्याओं में अंतर कितने का है, 2 का, तो एवरेज में एक संख्या बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1। अब ध्यान से देखो, 8 संख्याओं का औसत कितना है, 65। अगली 4 संख्याएं बढ़ा ली जाएं। ध्यान से देखो, 4 क्रमिक सम संख्याएं बढ़ा ली जाएं। देखो एक संख्या पर कितना बढ़ेगा, सम संख्या में 2 का अंतर है तो एवरेज में 1 का अंतर आएगा। एक संख्या में 1 का, तो 4 में 4 बढ़ जाएगा। तो जब 4 बढ़ जाएगा तो आपका एवरेज जो रहेगा वो कितना रहेगा, 69। तो सी ऑप्शन आपका कैसा होगा, सही हो जाएगा। ओके, देखो एक बार फिर से समझ लो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो समझिए। जैसे अब मैं लिखूँ 2 4 6, इसका औसत कितना होगा बेटा। देखो ध्यान से देखो, 4 होगा। अगर मैं इसमें एक संख्या और बढ़ा लूँ, ठीक है, कितनी, अगली संख्या 8 होगी। अब एवरेज कितना होगा, 5 होगा। एवरेज देखो 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, जब संख्याओं में अंतर समान हो तो बीच की संख्या एवरेज होती है। तो अब इसमें बीच की संख्या नहीं है, तो 4 और 6 के बीच में कौन सी संख्या निकल के आएगी, 5, तो एवरेज कितना होगा, 5। अब देखो संख्याओं में 2 2 का अंतर है तो एवरेज में कितने का अंतर, एक संख्या बढ़ने से एवरेज 1 बढ़ गया। ठीक है, एक और संख्या अगर हम बढ़ाएंगे 2 4 6 8 10, ये कॉमा है। ठीक है, ध्यान से समझते हुए चलना। अब यहाँ से हम देखेंगे एक संख्या और बढ़ाई तो एवरेज 1 और बढ़ जाएगा। अब एवरेज कितना होगा, 6 होगा। आगे बात समझ में। एक संख्या को बढ़ाने से एवरेज 1 बढ़ता है, हमने 4 संख्या बढ़ा रहे हैं तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 4। तो पहले 65 था तो अब एवरेज 4 बढ़ गया, कितना हो गया, 69 हो गया। डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यापारी के पास 80 किलोग्राम चावल हैं जिसकी कुछ मात्रा वह 15% के लाभ पर तथा शेष 5% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ होता है। उसने चावल की कितनी मात्रा 15% के लाभ पर बेची। देखो ध्यान से समझना है अच्छे से। ठीक है, अब देखो 15% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, 15% का क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट। अब देखो शेष वस्तु जो भी है उसको कैसे बेच रहा है, 5% की हानि पर, और कुल सौदे में उसे कुल मिलाकर के 12% का क्या हो रहा है, लाभ। तो एलिगेशन से कर दो। अब बड़े से छोटा घटाएंगे, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बच गया। अब देखो इसमें से घटाएंगे तो देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, प्लस की वैल्यू 12 में से 5 घटाएंगे। देखो ध्यान से देखो 12 या -5 है। अब देखो -5 को घटाएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये कितना होगा, 17। आ गया समझ में। अब यहाँ से देखेंगे तो ये 15% लाभ पर कितने किलोग्राम बेचा, यानी 17 किलोग्राम, और 5% की हानि पर 3 किलोग्राम। टोटल मिला के कितना हो गया, 20, और 20 की वैल्यू दे रहा है आपकी 80 किलोग्राम। एक की वैल्यू निकालेंगे, 20 चौके 80, 4। आपको पूछ रहा है 15% के लाभ पर 17 चौके 68 किलोग्राम क्या हुआ, चावल उसने बेचे। ठीक है, अगर पूछ ले 5% की हानि पर कितने चावल बेचें तो 4 का गुणा कर देंगे 12 किलोग्राम। डन हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझते हुए चलना है, कोई समस्या नहीं आएगी।
देखिए, एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई मतलब h बराबर आपका कितना दे रहा है, r। यहाँ तक आगे समझ में? ठीक है। तो शंकु का आयतन सेंटीमीटर में बताइए। देखो, शंकु का आयतन निकालना है। सबसे पहले हमें शंकु का वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है कितना, पाई आर एल, और ये आपको दे रहा है 25√2 इंटू में पाई। तो पाई से पाई आपका क्या होगा, कट जाएगा, आर एल। ठीक है। अब ध्यान से एल बराबर, ध्यान से इधर निकालो, एल बराबर होता है आपका √ में आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। यहाँ तक आ गया। अब एल बराबर निकालेंगे। देखो, आर की वैल्यू भी एच है और एच की वैल्यू भी आर है, तो कुछ भी रख दो। तो यहाँ से मैं 2r का वर्ग लिख सकता हूँ। अब इसमें से r बाहर आ जाएगा तो r √ में कितना रहेगा, 2। एल की वैल्यू जो आपकी निकल के आ गई वो कितनी आ गई, r √ में 2। अब यहाँ से हम देखेंगे r इंटू में एल की वैल्यू कितनी है, r √ में 2 बराबर में 25 √ में 2। √2 से √2 कट गया, r का मैं वर्ग कर दूंगा, कितना आ गया, 25। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5। तो h की वैल्यू भी 5 होगी, r की वैल्यू भी कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो यहाँ से 5। ठीक है। अब आपको पूछा है कि शंकु का आयतन बताओ। शंकु का आयतन होता है कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 22/7। आर की वैल्यू 5, 5 का वर्ग हो गया 25, एच की वैल्यू भी 5 है। आपको क्या कर देना है, इसको काट देना है। ठीक है। अब देखो हम गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 55 गुणा में कितना हो गया, 5/7 या 21। तो अब हम गुणा करेंगे 0, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 2 27 अपॉन में हो गया बेटा 21। 21 का हम भाग दे देंगे इसमें, तो आपका आंसर आ जाएगा 30.95। तो आपका ए ऑप्शन आपका कैसा होगा, सही हो जाएगा, कन्फर्म पूरी तरह से। ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, ध्यान से। चलिए बेटा, देखिए क्वेश्चन अगला नंबर, ध्यान से समझते हुए चलना है, हमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल भी। चलिए देखिए, रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया। देखो ध्यान से समझना है, रमेश ने सुरेश कितना अधिक परसेंट किया, 30%। अगर मैं 30% की वैल्यू निकालूंगा तो 3 कितना हो गया बेटा, 10। तो अधिक किया तो सुरेश ने 10 रुपये, तो रमेश ने कितने, 13 रुपये। कन्फर्म हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कम निवेश किया। तो 40% की जो वैल्यू होगी वो 2 कितनी होगी, 5 होगी। ध्यान से देखना है, सुरेश ने अरुण की तुलना में, अरुण ने अगर 5 रुपये किए हैं तो इसने 2 रुपये कम किए, तो कितने किए होंगे, सुरेश ने 3। अब देखो कर दो। अब यहाँ सुरेश ने 10 रुपये, यहाँ पर कितने हैं, 3 रुपये। तो दोनों जगह बेटा क्या होगा, बराबर करेंगे। तो 3 का गुणा इधर कर देंगे, 10 का यहाँ करेंगे तो 10 का इधर हो जाएगा। तो 10 पंजे कितना हो गया, 50, और यहाँ से कितना हो गया, 30, और ये कितना आ गया, देखो 3 का गुणा इधर किया है तो 3 का इधर भी होगा। तो 13 कितना हो गया, 39। आगे बात समझ में। जिसने 8,000 रुपये का निवेश किया, किसने, अरुण ने, तो इस 50 की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 8,000। तो अब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से कट गया, 16 पंजे 80, 160। अब आपको क्या पूछ रहा है, रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच अंतर बताओ। देखो रमेश और सुरेश कितना अंतर है बेटा, 9 ही तो अंतर है। तो 9 की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 16 × 144, तो कितना आ गया, 1440 रुपये। कन्फर्म हो गया पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बेटा, कोई समस्या नहीं आएगी, बस आप साथ बने रहिए, ध्यान से समझते रहिए क्वेश्चन को। देखिए, एक रिपोर्ट स्टोर अपनी वस्तुओं पर 19% की छूट देता है और ऑनलाइन वॉलेट से भुगतान करने वाले ग्राहकों को घटे हुए मूल्य पर 2% की अतिरिक्त छूट देता है।
यदि कोई ग्राहक 18,000 रुपये मूल्य का खेल का, ठीक है, 18,000 रुपये मूल्य का खेल का सामान खरीदता है और ऑनलाइन वॉलेट के जरिए भुगतान करता है, तो उस ग्राहक को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। ध्यान से समझना, उसने कोई सामान खरीदा कितने रुपए में, 18,000 रुपये में। अच्छे से समझना। अब 19% की छूट दे दी। जब 19 की छूट दे दी तो वस्तु को कितने बेच दिया, 81% में। ठीक है, अब इस पर 2% की अतिरिक्त छूट और देता है, तो 2% की अतिरिक्त छूट देगा तो कितने की, 98 बट्टे में 100। आगे यहाँ से अब देखो काट दो, 1 2 0 1 ये, ठीक है। अब देखो हम 10 का भाग देंगे, 10 का गुणा नहीं करना, बस यहीं तक छोड़ देना, इतना देखो। अब 10 का भाग देंगे तो एक अंक पे पॉइंट लगेगा, ध्यान से समझते हुए चलना है। अब देखो इकाई का अंक निकालो, 8 × 8 8 8 64, तो यहाँ से 4 आ गया, पॉइंट यहाँ लगना। अब ऐसा ऑप्शन में देखो कौन से में, देखो ऑप्शन ऐसा सिर्फ सी में है। किस में है, सी में। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 2880, ठीक है, 14,288 रुपये 40 पैसे। ठीक है, अब आप कहोगे सर अगर यहाँ 4 है कहीं और 4 होता तो क्या करते, तो फिर तो आप भाई आपको क्या करना पड़ता, पूरा पूरा मल्टीपल करना पड़ता। ओके, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से समझते हुए चलना है, देखो, ठीक है। और अभी तक आपने पीछे वाली जो भी क्लास नहीं देखी हैं तो उनको पहले जा करके देख लीजिएगा, इस क्लास को पहले कंप्लीट करिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको पूरे करने हैं। यकीन मानिए आप लोग, अगर आपने 7 से 8 आपने टेस्ट अच्छे से लगा लिए ना, एक बार मैंने करा दिया, ठीक है, फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ, तो पीडीएफ को भी आपको क्वेश्चन लगाने। अब जब ये चीज़ आप काम करोगे ना, तो आपने अगर टॉपिक भी नहीं पढ़ा है ना, तो फिर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। 4 पक्षी ABCD एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं, विक्रम से देखो कितने, 27 मिनट, ध्यान से समझते हुए चलना है, 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेते हैं। ओके, एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद वे आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। अब देखो हमें क्या सा हो रहा है, अब देखो ये जो ए है पूरा चक्कर लगा के आएगा, बी पूरा चक्कर लगाएगा, सी लगाएगा और डी लगाएगा। अब यहाँ से हमें इसका कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, या तो आप अलग से कर लो। ठीक है, अब देखो एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आएगा कितना, 540। ये मिनट दे रहा है तो इतना मिनट आंसर हो गया। अब देखो मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो किससे भाग देंगे, 60 से। 0 से 0 कट गया, 9 के 54, तो 9 घंटे बाद वो पुनः आकर के दोबारा मिलेंगे। ओके, कन्फर्म हो गया। चलिए बेटा देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं। उसी चौड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर का गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या बताइए। देखो ये आपका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, वो भी किसका है, MDH, यानी M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होता है आपका M2 D2 H2 अपॉन W2। ओके, अब देखेंगे कि 12 व्यक्ति 8 दिनों में कितना काम करते हैं, 20 मीटर गड्ढा खोदते हैं। ओके, अब कितने व्यक्ति 6 दिन में 30 मीटर गड्ढा खोद देंगे, कन्फर्म हो गया। 0 से ये वाला 0 खत्म हो गया, ठीक है। 2 से ये कट गया 4 बार, इस 3 से कट गया 2 बार, 2 से ये कट गया 2 बार, 12 दूनी 24, तो x बराबर कितने आदमी, 24 व्यक्ति। ओके, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से जल्दी से एकदम फुर्ती में भागना है। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14। एक वस्तु 350 रुपये में भाई खरीदी तो सीपी हो गया 350 और वस्तु को बेच दिया 500 रुपये में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया भाई, 150। अब देखो 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 350 पे, जल्दी से करना है। गुणा में कितना कर देंगे, 100। 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा कितने बार, यानी 5 से कट गया 3 बार और 5 से कट गया 7 बार।
तो ये होगा 3/7 होता है आपका 42, सही 6/7% का क्या हो गया प्रॉफिट। लेकिन ऑप्शन में आंसर कैसे दे रहा है पॉइंटों में, तो यहाँ से करेंगे 42 पॉइंट, यहाँ 60 हो गया, 7 का भाग 60 में देंगे, 7 8 56 8, देखो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है सी ऑप्शन कन्फर्म हो गया। इतने परसेंट का क्या हो गया प्रॉफिट। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 15, कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। देखो जो कीर्ति है ना और एक भाई राधा है, राधा अगर दो काम करती है यानी सॉरी कीर्ति दो काम करती है तो राधा कितना काम करेगी, एक काम करेगी। यहाँ तक हो गया। राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिनों का समय लेती है। देखो टोटल वर्क हम निकालेंगे तो राधा एक दिन में एक काम कर रही है तो 30 दिन में कितना काम कर लेगी 30। यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है यदि राधा और कीर्ति दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं तो उन्हें पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। तो देखो कीर्ति प्लस के राधा दोनों मिलकर काम करें तो कीर्ति दो काम करती है, राधा एक करती है, दोनों मिलकर 3 काम करेंगी। तो 30 काम को 3 की स्पीड से करेंगी तो कितने दिन लगेंगे 10 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 10 दिन में। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही लेंथी होंगे आपके और कुछ क्वेश्चन बहुत ही छोटे होंगे, ठीक है, लेकिन हमें अच्छे से समझते हुए कैलकुलेशन आसान करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन कोई टफ है कि क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है तो उसको छोड़ दो, यानी जब आपके पास टाइम बच जाए तब करिए। ओके, अगर आप मैथ के क्वेश्चन में 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे तो इससे बढ़िया आप हिंदी का, जीएस का, रीजनिंग के क्वेश्चन कर लीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अगर टाइम है तो आप बाद में आके करिए, ठीक है। एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है भाई, 35% अंक पास होने के लिए। लेकिन सुनीता ने 145 अंक प्राप्त किए लेकिन फिर भी क्या हो गई, वो है अनुत्तीर्ण हो गई यानी फेल हो गई 23 अंकों से। अगर वो 23 अंक और ले आती तो क्या हो जाती, पास हो जाती। तो पास होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत है 168। तो 35% की वैल्यू होगी 168। तो 1% की हम वैल्यू निकालेंगे, यानी अब देखो 5 से काट सॉरी 7 से काटो कितने बार, 5 बार कट गया, 5 ले लो इस जगह, ठीक है। यहाँ कितना ले लेंगे 5%। तो 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 चौके 28। 1% की वैल्यू होगी 24/5, कितनी होगी 24/5, ठीक है। अब हमें कितने परसेंट की चाहिए, पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक अपने आप में 100% होता है तो 100 की वैल्यू निकाल दो। 5 से कट गया 20 बार और 24 दूनी 48। तो आपका जो पूर्णांक निकल के आ गया वो कितना पूर्णांक निकल के आ गया 480। सी ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा सही, ठीक है। अभी तक आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके देखिए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी टेलीग्राम चैनल पे जाके मिल जाएगी, उसका भी लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। आप ध्यान से जाके देखिए, डाउनलोड करिए और क्वेश्चन को बार बार लगाइए, ठीक है। अगर आपने टॉपिक भी नहीं पढ़ा है ना तो फिर भी क्लियर होंगे, क्योंकि आपके प्रत्येक सेट में जैसे टाइम एंड वर्क है तो 2 क्वेश्चन हर में मिल रहे हैं प्रत्येक में, ठीक है। अब साधारण ब्याज का क्वेश्चन तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये की धनराशि 4% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की। उसने तुरंत यह राशि एक अन्य व्यक्ति को दे दी, ठीक है। 6 सही 1/4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए। तो इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष होने वाला लाभ बताओ। 1 वर्ष का लाभ बताना है। अब यहाँ से देखेंगे कि 1 वर्ष की रेट कितनी है 4% और उसने व्यक्ति को कितने में दे दी 6 सही 1/4%। तो 1 वर्ष का 4%। अब यहाँ से 1 वर्ष का 6 सही 1/2, इनमें अंतर कितने का है, इसमें से घटाएंगे तो 2 सही 1/4%, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4% का प्रॉफिट हो गया उसको। कितने का 50,000 का। परसेंट हटाएंगे 1/100, ठीक है। काट दो भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 4 से काटेंगे तो कितने बार कट गया 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125। 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 कितना हो गया 22, ठीक है।
अब कितना कैरी हो गया भाई 2, 9 का 9, 9 और 2 कितना हो गया 11। तो जो आपका क्या निकल के आ गया हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो लाभ कितने का होगा 1125 रुपये का। कन्फर्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बड़े ही ध्यान से, अच्छे से समझते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए बेटा देखिए ध्यान से समझना है। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद मिश्रधन, देखो ध्यान से समझना है, क्वेश्चन सही है, ठीक ठाक है, बढ़िया है। ठीक है, देखो 3 वर्ष में 7485 रुपये हो जाती है। ठीक है, अमाउंट हो जाता है मिश्रधन, और 8 वर्ष में 9960 रुपये हो जाता है। तो ब्याज कितने का मिल गया 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष का जो आपका एसआई निकल के आ गया वो घटा दीजिए आप। ठीक है, 10 में से 5 गया, 5 बच गया। अब यहाँ 5, ठीक है, अब यहाँ कितना रह गया 15 में से 7 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से 9, 8, 4 और ये 2, 1 वर्ष का हमें एसआई निकालना होगा बेटा। तो 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 में 45। ठीक है, कितना बच गया 5 पंजे 25 रुपये, 1 वर्ष का आ गया निकल के। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल के लिए आपको 3 वर्ष का ब्याज निकालना होगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो प्रिंसिपल निकालेंगे, अमाउंट 3 वर्ष का था इतना, और 3 वर्ष का ब्याज घटा दो, 5 तिया कितना हो गया 15, 9 तिया 27 और 1 28, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14। तो घटाएंगे तो प्रिंसिपल निकल के आ गया 6000 रुपये। ठीक है, अब 6000 रुपये प्रिंसिपल हो गया, आपको मिश्रधन निकालना है। अब देखो 7 वर्ष का क्या निकालना है आपको, साधारण ब्याज, ध्यान से समझना है। अब साधारण ब्याज निकालेंगे कितने वर्ष का, 7 वर्ष का, अच्छे से समझते हुए चलना है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो आपका मिला वो कितना मिला 495 रुपये। अब ब्याज दोगुनी कर दी जाएगी तो ब्याज भी कैसा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, रेट दोगुनी हो रही है। तो 995 रुपये गुणा 2, अब ये 1 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया। 7 वर्ष का कितना होगा, गुणा आप कर देंगे किससे, हमारा गुणा हो गया 7 से। अब देखो 14 का हम गुणा करेंगे, 14 पंजे 70, 14 निम्मा कितना होगा 126 और 7 133, 13, 14 चौके 56 और 13 हो गया आपका 69, इतना ब्याज मिल गया। अब हमें क्या चाहिए अमाउंट, तो प्रिंसिपल 6000 था, प्लस के जोड़ दो 6930, टोटल मिला के आ गया 12930। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखो बेटा, एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की 5% दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने उतनी ही धनराशि को उसी अवधि के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया। साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज से 184 रुपये अधिक है, तो निवेश की गई राशि बताइए। ध्यान से समझना है, देखो साधारण ब्याज से 2 वर्ष के लिए कर रहा है, 1 वर्ष के लिए 5% की रेट है। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए कितनी रेट होगी भाई 10% का ब्याज मिल गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए तो 4 + 4 + 4 गुणा में 4/100, अरे यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। 4 और 4 कितना हो गया 8, 4 चौके 16, 16 में 100 का भाग देंगे तो पॉइंट लग गया, इतने % का चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज से ये जो साधारण ब्याज है वो कितना अधिक है, तो अब इसमें से घटा देंगे तो 1.84% अधिक है, इसकी वैल्यू दे रहा है 184। तो आपको 1% की वैल्यू निकालेंगे, इससे ये पूरा कट गया 100 बार, तो हमें धनराशि 100% होती है, 100 की वैल्यू निकालेंगे कितना आ गया 10,000 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। डन हो गया, कोई समस्या नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस समझना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में, देखो अगर मैं बात करता हूँ कि 10 महिलाओं के लिए फीमेल किसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं, तो उसी काम को 15 पुरुष मेल के लिए एम कितने दिन में 5 दिन में कर सकते हैं। काम दोनों टोटल काम हो क्या, ठीक है।
अब देखो 15 से 15 खत्म हो गया, 5 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार। ठीक है, अब यहाँ से मैं फीमेल और मेल की वैल्यू निकालूंगा तो फीमेल कितना आएगा 1, मेल कितना आएगा 2। एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है और एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 1 काम। ठीक है, अब हमें टोटल वर्क निकालना है। ध्यान से देखो, टोटल वर्क यही तो पूरा था। देखो ये टोटल वर्क देखो ध्यान से, 10F की वैल्यू कितनी है 1 इंटू में 15, तो टोटल वर्क आपका होगा कितना 150। अब ध्यान से देखना है, 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया 3 दिन बाद। देखो 3 दिन तक काम किसने किया, 10 महिलाओं ने। तो एक दिन में एक महिला एक काम करती है तो 10 महिलाएं 10 करेंगी, 10 दिया 30 काम कर लिया। अब शेष काम कितना बच गया, टोटल 150 था तो शेष काम बच गया 120। ठीक है, अब बाद में कह रहा है कि 3 दिन बाद 5 महिलाओं के स्थान पर 5 पुरुष आ गए। टोटल 10 महिलाएं थीं, 5 पुरुष चले गए, सॉरी महिलाएं चली गईं, 5 कौन आ गए, पुरुष। तो अब 5 आपकी महिलाएं हो गई और 5 ही क्या हो गए, मेल हो गए, फीमेल। ठीक है, तो एक महिला एक काम करती है तो 5 करेंगी, एक पुरुष 2 काम करता है तो 5 कितना करेंगे, 10। टोटल काम एक दिन में 15 हो रहा है, तो 120 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। अब देखो 8 दिन में 120 काम हो गया और जो 30 काम था उसको 3 दिन का समय लगा, तो कुल मिलाकर के 3 और 8 को हम जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के कितने दिन का समय लग गया, 11 का। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा आपका। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 21। देखिए, 1,59,250 रुपये की धनराशि A, B, C व D में इस प्रकार बांटी जाती है कि A और B का हिस्सा 1 अनुपात। देखो ध्यान से समझो, A, B, C और D में A और B का हिस्सा 1 अनुपात 3, B और C का 2 अनुपात 5, C और D का 2 अनुपात 3। अब हमें निकाल देना है। देखो जो ब्रैकेट ये खाली में लिख रहा हूँ ना, ध्यान से समझना है अच्छे से। अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ 3 है तो इधर 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 5 है तो इधर भी 5 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 2 है तो ये भी 2 होगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और ये 30 हो गया, 5 तिया 15, 15 तिया 45 हो गया। ठीक है, ए को 4 रुपये मिले, बी को कितने मिले 12, सी को कितने मिले 30 और डी को कितने मिले, कितने मिल गए 45। टोटल सबको जोड़ेंगे हम तो आ जाएंगे 91 रुपये। कितने रुपए मिल गए, 91। अब 91 की वैल्यू दे रहा है तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, बट्टे में कितने आ गए 91। अब आपको क्या पूछ रहा है, ए का हिस्सा पूछ रहा है। ए को कितने मिले 4, तो 4 का क्या कर देंगे गुणा, इस कैलकुलेशन को कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो काटेंगे, 13 से कट गया 7 बार, 13 से पूरा काटो, 13 एकन 13, ठीक है 2 बच गया, 13 दूनी 26, 3 बच गया, 13 दूनी 26, कितना बच गया 5, 13 पंजे 65, 0। अब देखो 7 से इसको काटेंगे, 7 एकन 7, कितना बच गया भाई 5, 7 सत्ते 49, कितना बच गया 3, 7 पंजे 35, इतना। अब 4 का गुणा कर देंगे, जब 4 का हम गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7000। कितना आ गया 7000। तो अब हम कह सकते हैं ए का हिस्सा कितना निकल के आ गया 7। ए ऑप्शन आपका कैसा होगा, सही हो जाएगा। ओके, बस समझते हुए क्वेश्चन को चलना है। ओके, और आपको अच्छे से देखते हुए चलना है, कोई क्लास मिस नहीं करनी है। ओके, यकीन मानिए आपने अगर पहले से पढ़ा भी नहीं है ना, फिर भी आप रेगुलर इन क्वेश्चनों को करते रहेंगे ना, बार बार क्लास लेंगे तो आपको कंप्लीट मैथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन फिर से आ गया। ओके, देखो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान से देखना। अब इसको सॉल्व हम करते हैं अच्छे से। देखो अब यहाँ से हम देखेंगे कितना 21 प्लस, अब देखो माइनस है यहाँ पर, माइनस 18 दूनी 36 माइनस। अब देखो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करो। 4 में से हमारा 7 गया -3, -3 का भाग देंगे 5 में, 5 बट्टे -3। ठीक है, गुणा करेंगे 15 से तो -4 प्लस 15 गुणा में,
ठीक है, इधर देखो 15 गुणा में कितना है 5 बट्टे में -3 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, -5 का गुणा करेंगे 4 पंजे 20 भाग देंगे तो गुणा में 1 बट्टे कितना आ गया -20 बट्टे में। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे 14 दूनी 28, 28 में से 7 घटाएंगे कितना आ गया -21। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे 36 में से 21 घटाएंगे -15 माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, 3 से कट गया 5 बार और ये 5 से कट गया 4 बार, -4 प्लस ऊपर 5 बट्टे में 4 अपॉन में हो गया बेटा -21। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का कितना है 15। यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ एक बार, माइनस के कितना आ गया 15 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 4 चौके 16, ठीक है, प्लस के कितना आ गया 5 अपॉन में माइनस के 21। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के 15 माइनस, अब देखो 16 माइनस का है प्लस का 5 है तो माइनस के 11, अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 11 बट्टे में 4 अपॉन में कितना है -21। एलसीएम लेंगे 4 आ गया, 15 चौके 60 तो माइनस के 60 प्लस के 11 बट्टे में -21 गुणा में 4। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, -60 में से 21 घटाएंगे कितना बच जाएगा, इधर देखो ध्यान से। ठीक है, कितना बचेगा -49 अपॉन में -21 गुणा में 4, माइनस से माइनस कट गया, 7 से कट गया 7 बार, 7 से कट गया कितने बार 3 बार, ऊपर 7 बच गया, 4 दिया 12, तो आपका आंसर आ गया 7/12। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, बी। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझते हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। जो लड़के हैं उनका जो एवरेज है वो कितने वर्ष है 16 वर्ष, और लड़कियों का एवरेज है वो कितना है 13 वर्ष। ठीक है, जो ये लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली, ये डबल लिख चुकी है। ठीक है, इसको हमें ख़त्म कर देना है। आगे बात समझ में। अब देखो, अब यहाँ से हम देखेंगे लड़कियों का औसत, लड़कों का औसत 16 वर्ष, लड़कियों का कितना है 13 वर्ष, यहाँ तक आ गया। अब देखो, यदि कैंप में भाग ले रहे लड़के और लड़कियों की संख्या, देखो औसत आयु नहीं है, यहाँ क्या दे रहा है संख्या दे रहा है, उनकी संख्या का अनुपात 2 कितना है 3। अगर 2 लड़के हैं तो 3 क्या है लड़कियाँ। एक लड़के की औसत उम्र कितनी है 16, तो 2 की कितनी होगी 16 दूनी 32 प्लस एक की कितनी है लड़के की 13, तो 3 की कितनी होगी 13 या 39, तो 2 लड़के 3 लड़कियां कुल मिलाकर के 5, यही तो एवरेज हो गया। तो ऊपर सबको जोड़ देंगे 1 7 5 से भाग देंगे, 5 एकन 5, 2 बच गया, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, तो आपका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 24। एक वृत्त में उत्कीर्ण किए गए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके भीतर की लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त है, अच्छे से देखना है। देखो, एक क्या है आपका वृत्त, ठीक है, वृत्त आपका बन गया। अब वृत्त के अंदर में किसको दर्शाया गया है, वर्ग को दर्शाया गया है। किसको, वर्ग को। ध्यान से समझना है अच्छे से। चलिए, अब देखो इसके अंदर किसको दर्शाया गया है, वर्ग को। ठीक है, वर्ग बन गया। अब देखो वर्ग की प्रत्येक वजह कैसी होती है, समान होती है। अब इस वृत्त का क्या दे रहा है, विकर्ण दे रहा है, तो देखो विकर्ण क्या होगा, ए होगा। ये जो इसकी वजह ये ए है और ये भी ए है और ये भी ए है और ए है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो कितना होता है √2a। ठीक है, तो √2a बराबर दे रहा है बेटा कितना 16।
तो ए बराबर निकालेंगे 16 बट्टे में कितना आ गया, अंडर रूट में 2, एक ही आ गई। अब आपको क्या चाहिए, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, क्षेत्रफल चाहिए वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का वर्ग। अगर मैं इसका वर्ग कर दूंगा, ए का वर्ग, ध्यान से समझना, तो ए की वैल्यू 16 बट्टे अंडर रूट 2 गुणा में 16 बट्टे अंडर रूट में 2 हो गया। तो ऊपर 16 गुणा में 16 बट्टे में अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे 2, 2 से ये कट गया 8 बार, 16 अट्ठे कितना होता है 128, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ही ध्यान से समझना है, ठीक है। आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन होगा, ओके। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी फील होगा और मुझे तो फील होगा ही, ठीक है। बस ठीक है, अगर ज़्यादा व्यू आएंगे आपके तो मुझे अगली वीडियो बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, ओके। अच्छे से तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है, बिना बोले करते रहिए, कोई समस्या नहीं होगी। देखो, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है और धारा की विपरीत दिशा में उसी चाल से चलते हुए समान दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। देखो ध्यान से समझना है, एक नाव धारा के कैसे जा रही है भाई, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर, देखो 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगी, तो 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की चाल होगी b+s। कितने मिनट का समय लग रहा है, 30 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, भाग किससे देंगे, 60 से। इससे ये कट गया कितनी बार, 2 बार, ठीक है, 12 दूनी 24। तो आपका b+s बराबर निकल के आ गया कितना, 24। यहाँ तक आगे समझ में, ठीक है। आगे कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में उसी चाल से चलते हुए, ठीक है, और दूरी कितनी है, ठीक है, उसी चाल से चलते हुए समान दूरी, दूरी भी समान है, चाल भी वही है, विपरीत है तो b-s, और 36 मिनट का समय लगता है। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो बट्टे में 60, 12 तिया 36, 3 से ये कट गया कितने बार, 20 बार। तो b- की यहाँ से मैं निकालूंगा, s बराबर आ गया कितना, 20। आपको b की वैल्यू निकालनी है, शांत जल में नाव की चाल। इससे ये कट गया तो 2b बराबर हम निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 44, तो b बराबर आ गया 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आपकी b की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 22, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन। आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी और मुझे भरोसा है, ठीक है, आप चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, ओके। चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के में आपको वहाँ पर लिंक मिलेगा, लिंक पर पहुँचिए, क्लिक करिए, आप टेलीग्राम चैनल पे पहुँचेंगे तो उसमें आपको वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अभी आपको पीछे की 4 क्लास करा चुका हूँ, उनकी पीडीएफ आपको अब तक मिल चुकी होंगी, इसकी भी आपको मिल जाएगी, ओके। चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।